किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो विधि प्रयोग की जाती है वो है निस्तारण। निस्तारण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निस्तारण विधि क्या होती है? जब कोई भी पानी में या द्रव में कोई ऐसा पदार्थ घुला हुआ है जो अविलेय है, मतलब वह उसमें विलय नहीं है, तो उसको अलग करने के लिए, यानी जो उसमें अवसाद हैं, अशुद्धियां भरी हैं, उनको हम इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं? उनको हम अलग करने के लिए निस्तारण विधि का अपनाते हैं। यानी वो अवसाद जो उसके पानी में जमा है, पानी में मिला हुआ है, उसको बकायदा हम छोड़ देंगे कुछ समय के लिए और वह इकट्ठा हो जाएगा अवसाद, तब हम शुद्ध पानी को अलग कर लेंगे और उस जो अशुद्धियां हैं, अवसाद है, उसको हम डिस्पोज कर देंगे। वही है निस्तारण। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा निस्तारण। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप रोजमर्रा के जीवन में जानते ही होंगे, इससे 1 2 4 होते ही होंगे। तो मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? जब हम कोई काम कर रहे होते हैं उस समय हमारी मांसपेशियों में एक एसिड जम जाता है और उसका नाम है लैक्टिक एसिड। ठीक, इस लैक्टिक एसिड के कारण हमें थकावट महसूस होती है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड दूध में भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यूरिक अम्ल है, पाइरुविक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो रासायनिक रूप से हमारे जो प्राकृतिक पदार्थ हैं जैसे टमाटर, इसमें इसका अंश होता है। आगे बढ़ते हैं। नीलाथोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो दोस्तों नीलाथोथा एक यौगिक है और यह यौगिक का जो पूछा गया है रासायनिक रूप, तो आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिनका रासायनिक नाम, व्यवहारिक नाम और उपयोग हमें जानना चाहिए और वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका आंसर है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट नीलाथोथा यह यौगिक के रूप में पाया जाता है जिसमें CuSO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है N2 5H2O। ठीक है, तो इसमें जब इसका जली भाग होता है तो इसको 5H2O से डिनोट करते हैं। इसमें कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका जो विलयन है ये नीला रंग देता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? नीलाथोथा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें कहा गया है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा ऐसा मिश्रण है जो इसका रासायनिक परिवर्तन के रूप को बताता है? तो इसमें लोहे का चुंबकन, द्रव का संघनन, ईंधन का ज्वलन, लोहे में जंग लगना। तो ये क्या बताते हैं? रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा होगा जो रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करेगा? दोस्तों ये 2 परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। भौतिक परिवर्तन जो होता है ये भौतिक, इसकी बाहरी अवस्था में परिवर्तन होता है। बाहरी कैसी? रंग हो गया, अवस्था हो गई, ठीक है, और आकार हो गया, इसमें परिवर्तन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे जल जो है जब ठोस होता है, बर्फ होता है, तब वह ठोस रूप में होता है और जब वह पिघलता है, द्रव बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद उसका वाष्पन होता है तापमान बढ़ाने पे, तो वाष्प बन जाता है यानी गैस में बदल जाता है। तो पानी का क्या हो रहा है? यानी हम इसको या यूं देखें, बर्फ से पानी, पानी से वाष्प। ठीक है, और इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी बर्फ से पानी बन सकता है और पानी से बर्फ भी बन सकता है, वाष्प से पानी बन सकता है, पानी से वाष्प बन सकता है, दोनों। ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है और यह भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो लोहे का चुंबकन, लोहे के सामने कोई वस्तु ऐसी रख दी जाए जो लौह चुंबकीय हो तो वह लोहे की तरफ आकर चुंबक की तरफ आकर्षित होगी। द्रव का संघनन, द्रव की बूंदें छोटी छोटी होकर संघनित हो जाएंगी, वाष्प बन जाएंगी और बाद में वह वर्षा जल के रूप में धरती पर गिरेंगी। तो पानी ही है, पानी तो पानी दे रहा है ना। तो इस प्रकार से संघनन हुआ और सागर का पानी पुनः सागर में समा गया, ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन ईंधन का ज्वलन, आपके पास 3 लीटर आपने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में और
सफर कर लिया, उसमें वो पेट्रोल यानी ईंधन खत्म हो गया, तो उसका दोबारा हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ऐसे परिवर्तन जिनको हम दोबारा उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं भौतिक परिवर्तन है, लेकिन ऐसे परिवर्तन जो रासायनिक रूप से होते हैं उनकी आंतरिक शक्ति या आंतरिक रूप से उनमें परिवर्तन होता है, साथ ही साथ उनका पुनः निर्माण उसी रूप में नहीं किया जा सकता जिस रूप में पहले था, इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ईंधन का जलना क्या है, ईंधन जल जाएगा, दोबारा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। लकड़ी है, लकड़ी जल गई, दोबारा उसका जो राख है वो प्राप्त होगा, लेकिन लकड़ी प्राप्त नहीं होगी, ठीक। तो ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसका क्षरण हो जाता है, तो धातु संक्षरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से ये जो आंसर हो जाएगा हमारा, पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका रासायनिक परिवर्तन ये है, ये भौतिक है, ये वाले नहीं होंगे, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3-4, ठीक, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों आप विज्ञान पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, उसमें जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक की परिभाषा ये है कि ऐसा कोई पदार्थ या ऐसा कोई यौगिक जिसकी उपस्थिति से जो रासायनिक अभिक्रिया है वो या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, यानी वो परिवर्तित हो जाएगी। यानी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होते हैं, मोटिवेटर का काम करते हैं। जैसे आपकी लाइफ में आपने कोई सपना बनाया होगा कुछ करने का, कोई डिसाइड है आपका लक्ष्य, एम, तो आपका कोई प्रोत्साहन करता होगा, आपके माता पिता होंगे, आपका कोई गुरु होगा, आपके कोई भाई बहन, आपका कोई मार्गदर्शक होगा, आपका कोई एक आदर्श पुरुष होगा, आदर्श महापुरुष होगा, आप जिसको मानते होंगे, वहां से आपको मोटिवेशन मिलता होगा। उसी तरीके से जो अभिक्रिया है उसमें ऐसा कोई एलिमेंट मिला दिया जाकि वो अभिक्रिया बढ़ जाए, उसमें तीव्र गति से परिवर्तन होने लगे, तीव्र गति से प्रोसेस होने लगे, उसको हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करे, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर दे, घटा दे, उसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की क्या करता है, दर को बढ़ा देता है। क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की बात करें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है लाल रंग के प्रकाश में ज्यादा होती है, यानी सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय जो समुद्र के किनारे जो वनस्पतियां हैं, जो प्राथमिक स्तर की उत्पादक हैं, उनमें ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो लाल रंग सबसे ज्यादा सुग्राही है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो लाल रंग का होना क्या है, प्रकार से उत्प्रेरक की भांति काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये उत्प्रेरक का महत्व है, यहाँ ध्यानात्मक रूप से परिभाषित करता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? दोस्तों सामान्य ताप पर यानी जो नॉर्मल वायुमंडलीय ताप है उसमें कोई भी तत्व है वो द्रव अवस्था में रहता है। तो पूछा गया है कौन सा है, तो वो पारा है। पारा का परमाणु क्रमांक 80 है, इसका परमाणु भार द्रव्यमान जो है 200 है, और यह एकमात्र द्रव धातु है। क्या है ये? द्रव धातु है। तो ये एकमात्र ऐसी धातु है पारा जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक। क्यों लिक्विड फॉर्म में है? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करता, ठीक है, अपने फॉर्म में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? दोस्तों जो फिटकरी है, फिटकरी एक यौगिक, एक पदार्थ है जो प्रयोग होता है, किस रूप में प्रयोग होता है? जल शोधक के रूप में, वाटर प्योरीफायर के रूप में। वाटर प्योरीफायर के रूप में जो है फिटकरी यूज किया जाता है। ये क्या करता है? फिटकरी के उपयोग से हम अशुद्ध जल को शुद्ध कर सकते हैं। यानी मान लीजिए गंदा पानी है और उसमें बहुत सारे अशुद्धियां मिली हुई हैं, तो उसको ये शोधने का काम करता है, प्योरीफाई करने का काम करता है। आप फिटकरी पानी में डाल देंगे तो उसमें जो अशुद्धियां होंगी वो तली में बैठ जाएंगी और जल जो है स्वच्छ जल ऊपर रहा आएगा, ठीक है। तो उसकी अशुद्धियां नीचे तली में जमा हो जाती है। इस तरीके से फिटकरी का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? जल शोधक के रूप में। बरसात के दिनों में जब पानी अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है, वर्षा का जल कुओं में गिरता है, तो इसलिए हम वहां फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं और इसको डॉक्टर द्वारा सलाह भी दी जाती है। जौहरी का रोज क्या होता है? तो दोस्तों जौहरी का रोज यानी जौहरी का जो एक प्रकार से
महत्व या हथियार होता है जिसके द्वारा वह किसी भी आभूषण की चमकता को बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी को, उसकी कह सकते हैं शाइनिंग को बढ़ावा देता है, वह है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का लेपन कर देता है किसी भी आभूषण पर तो वो चमकने लगता है और हम लोग कह देते हैं कि नया कर दिया। तो वो नया, यद्यपि जो हम लोग बाजार में रोल्ड गोल्ड के आभूषण देखते हैं बहुत सस्ते होते हैं, हूबहू उसी तरीके से लगते हैं जैसे ओरिजिनल है। तो यहाँ भी जो फेरिक ऑक्साइड का लेपन है वो वार्निश टाइप में कर दिया जाता है आभूषण के रूप में। जब हम अंतिम रूप से गहना बनवाते हैं तो उसमें लास्ट में जो जेवर यानी जो जौहरी होता है, जो सुनार होता है, वो यही काम करता है, उसका लेपन कर दिया जाता है ताकि वो गहना और चमकदार होने लगे। तो कई लोग अपने पुराने गहनों को ले जाकर दुकानों से उसको पॉलिश कराते हैं और कई बार जो जौहरी होता है उसको चेंज भी कर लेता है, ठीक है, बदल देता है, इसलिए जागरूक रहना चाहिए। तो ये फेरिक ऑक्साइड का वो लेप करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? दोस्तों, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यानी उत्पादन किया जाने वाला फल सेब, एप्पल, उसमें कौन सा एसिड होता है? तो ये होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है, ठीक है। फिर सेब क्या है? एक फ्रूट है, फल है, और इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। एसिड कई प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। कमजोर अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जो खाने पीने की चीजों में पाए जाते हैं उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, ठीक। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है बनाए भी जाते हैं, ठीक है। तो ये वीक अम्ल नहीं होते, ये स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं, ठीक है। इनका व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। ये चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। चींटी के डंक में फार्मिक एसिड, इसीलिए जब चींटी जो ब्लैक होती है वो काटती है तो बहुत तीव्र गति से दर्द होता है, और बिच्छू के जो डंक होता है उसमें भी एसिड होता है, ठीक है, नेटल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने में सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों, बहुत ही आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी है, हमारे दैनिक कार्य हैं, सब किसी न किसी तरीके से लॉजिक से चलते हैं, वो साइंस से चलते हैं, ठीक है। और ये हम दिनों दिन अपने कार्यों में देखते भी हैं। तो ऐसे ही संबंध में एक उदाहरण है साबुन का। साबुन से हम नहाते हैं, साबुन के द्वारा कपड़ों को धुलाई करते हैं। तो जब कपड़ों की धुलाई होती है तो वो साफ होते हैं, और तो साफ होते हैं तो कपड़ों के बीच और साबुन के द्वारा पानी के माध्यम से जब कपड़ों को धुला जाता है तो उसमें क्या होता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव एक प्रकार से एक ऐसा बल होता है जो किसी भी वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर क्या करेगा? उनके बीच जो आकर्षण है उसको कम करने का काम करता है, ठीक है, पृष्ठ तनाव। तो जैसे आपका कपड़ा यानी वस्त्र, शर्ट हो या पैंट, कुछ भी गंदा है, वो पानी के संपर्क में आएगा और साबुन के संपर्क में आएगा और या डिटर्जेंट के संपर्क में आएगा, तो वो जो है, जो वस्त्र है उसमें जो गंदा है यानी मैल लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको पानी के माध्यम से मिलकर उसका पृष्ठ तनाव, उस कपड़े का पृष्ठ तनाव क्या कर देगा? कम कर देगा। तो जो उसमें कपड़े में अशुद्धियां हैं, कपड़े में सफाई नहीं यानी गंदगी है, मैल लगा हुआ है, तो वह जो है उस कपड़े से क्या करेगा? छूट जाएगा, ठीक है, साफ हो जाएगा। ऐसे ही पृष्ठ तनाव का एक सामान्य उदाहरण है, पानी में जब बरसात के दिनों में नाली में मच्छर पनपते हैं तो हम उसमें मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। मिट्टी का तेल क्या करता है? मिट्टी का तेल उस पानी की ऊपरी परत का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, इस कारण मच्छर उसमें डूब जाता है, ठीक है। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो जो ऊपर की तली है पानी की, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, यानी उसका घनत्व कम हो जाएगा, और जो पानी में मच्छर बैठा है वो उसके अंदर डूब जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पृष्ठ तनाव का महत्व होता है। हम लोग जब भोजन करते हैं, ताजा भोजन, उस समय में भी वहां उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, भोजन आसानी से स्वादिष्ट रूप से पच जाता है और अच्छा भी लगता है। आगे बढ़ते हैं। कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो दोस्तों जो हम कांच लोग यूज करते हैं, कांच से बनी वस्तुएं होती हैं, वो असल में कई प्रकार के यौगिकों का क्या है, एक प्रकार से समूह है। तो कांच बनाने में पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, बोरान का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक कथन सही नहीं है, उसका मिलान करना है। कांच को प्रायः अतिशीतित द्रव भी कहा गया है, बिल्कुल सही है। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, सही है। कठोर कांच में बोरान होता है और पोटेशियम क्लोराइड भी यूज होता है, ठीक है। सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर होता है, ये गलत है। सोडा कांच जो है कमजोर होता है, मृदु होता है। पायरेक्स कांच कठोर होता है, ठीक है। पायरेक्स कांच का प्रयोग किसमें करते हैं? मजबूत वस्तुएं बनाने में कांच की, जैसे प्रयोगशाला में बहुत सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको बनाने में प्रयोग करते हैं। सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट बनाने में होता है। ट्यूबलाइट देखे होंगे, पतला कांच उसमें लगा रहता है, ठीक है। तो ये मृदु कांच होता है पायरेक्स कांच के तुलना में। पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में, वस्तुएं बनाने में होता है, जो सोडा कांच से कठोर होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। कथन में दिया हुआ है बांध की ऊंचाई पर संचित जल में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, और किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों का कथन कारण सत्य है और इसकी सही स्पष्टीकरण व्याख्या करता है। ए नंबर सही हो जाएगा। यानी किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और वह होती है स्थितिज ऊर्जा, उसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। जैसे कोई बांध बना दिया जाए, उसमें जो इकट्ठा पानी हो जाएगा, तब उसमें स्थिति यानी बहुत सारी जलराशि इकट्ठा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और वह जो है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है mgh। m मतलब द्रव्यमान पानी का, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण और h मतलब हाइट। इन तीनों का हम गुणन करेंगे तो हमें ये एनर्जी का परिमाण प्राप्त होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। जब कोई झूला अपने विरामावस्था में किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों, आप गांव में या शहर में जहां भी रह रहे हो, घर में यदि झूला हो, झूला में कभी झूले हो, तो मान लीजिए ये एक डोर है और इसमें झूला बांधा हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें बैठकर, कोई व्यक्ति इसमें बैठता है तो ये झूला जो है अधिकतम कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा, मान लीजिए इधर झूलता हुआ यहां तक गया, ठीक है। तो इसका जो अधिकतम यहां तक विस्थापन है, यानी उच्चतम बिंदु तक जा रहा है और फिर आ रहा है, ऐसे ये भी जा रहा है और आ रहा है। तो जब यहाँ इसके उच्चतम बिंदु तक यानी अधिकतम हाइट तक पहुंचता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा का परिमाण बढ़ने लगेगा, क्योंकि उसमें स्थिरता आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ ऊंचाई ज्यादा होगी, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। लेकिन जब डाउन आएगा, यानी वहां से जब नीचे की तरफ आएगा, तब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पॉइंट में स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होने लगेगी और गतिज ऊर्जा कम होने लगेगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है? तो दोस्तों, हम कोई कार्य करते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारी कौन सी एनर्जी वेस्ट हो रही है? आप पढ़ रहे हैं, आप मेंटल तरीके से लिख रहे हैं, आपकी कौन सी एनर्जी वेस्ट हो रही है? तो आपकी रासायनिक ऊर्जा जो है प्रयुक्त हो रही है। और रासायनिक ऊर्जा क्या? आपने जो भोजन किया है वसा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपके शरीर में संचित है, लेकिन उसका हम अब क्या कर रहे हैं? रासायनिक रूप से व्यय कर रहे हैं, यानी रासायनिक यूज हो रहा है उस एनर्जी का, और यह एनर्जी चुकता होगी, वातावरण में जाएगी, हमें फिर से उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए भोजन करना होगा। तो ये रासायनिक ऊर्जा है, ठीक, रासायनिक ऊर्जा के रूप में हम यूज कर रहे हैं। तो भोजन जब हम खाते हैं वह रासायनिक रूप से हमारे शरीर में लगता है, जिसको हम स्वांगीकरण या पाचन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, रासायनिक ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, एसआई मात्रक
विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों को मापने के लिए एक यूनिट डिसाइड कर दी गई है वैज्ञानिक स्तर पर। पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार के जो हम भौतिक राशियों को पढ़ें तो उसका एक यूनिट हो, उसका एक मापन हो, उसका एक मात्रक हो। जैसे हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं मार्केट में, शक्कर कुछ भी, तो उसका एक यूनिट है। जैसे हमको 1 केजी लेना है, 2 केजी, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, तो ये किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान का, मास का क्या है? ऐसा यूनिट है। ठीक है, हमें 5 किलोमीटर दौड़ना है तो 5 किलोमीटर क्या है? किलोमीटर क्या है? किसी भी डिस्टेंस का यूनिट है, मात्रक है। यानी दूरी के मापने के लिए हम क्या प्रयोग करें? मीटर को प्रयोग किया। मीटर का बड़ा मात्रक किलोमीटर, उससे भी बड़े मात्रक है। ठीक है, तो एसआई मात्रक बल का क्या होता है? बल मींस फोर्स। फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। तो ध्यान रखिएगा, न्यूटन इसका एसआई मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि, तो दोस्तों साइकिल और कारों में जो बॉल बेयरिंग, जिसको हम सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहते हैं बेयरिंग, तो बेयरिंग जो होती है गोलाकार, यहाँ इसके बीच में छर्रे लगे होते हैं। ठीक है, और वो जो है उसी में टर्न करती है, घूमती है। इसका प्रयोग इसमें क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि पहिए और धुरी का बीच जो संस्पर्श का प्रभावित क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। ठीक है, या पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावित क्षेत्र घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, ये क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या होता है इस कथन का मतलब? इस कथन का मतलब है जो पहिया है और धुरी है, यदि बॉल बेयरिंग नहीं होगी तो जो पहिया है बाहर, ठीक है, उसका संबंध इससे ज्यादा होगा, और यहाँ जो ये परत है इसके बीच घर्षण होगा। घर्षण मीन्स फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण वो जो पहिया है वो टूट सकता है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, और बेयरिंग का प्रयोग कर देंगे हम तो वो इस एरिया में उस चीज को बनाए रखेगा और उसका संस्पर्श क्षेत्र घट जाएगा। ठीक है, और वह पहिया आराम से पूरे राउंड करता रहेगा। इसीलिए हम बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है और उसमें हमें मिलान करना है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं विज्ञान में जो कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेड है और हम लोग इसको दैनिक जीवन में देखते भी हैं। एक समतल भूमि पर किसी वस्तु को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम किसी वस्तु को धकेल रहे हैं, उसके बजाय इसको खींचें तो आसान होता है। घर्षण बल का परिमाण संपर्क में रखे दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह भी कथन सही है, लेकिन ये पूछ रहा है कारण और ये कह रहा है कथन। तो क्या इस कथन का कारण ये है? ये हमें देखना है। एक समतल भूमि पर किसी वस्तु को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि जब हम खींचते हैं तो उस वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उस वस्तु पर जो दाब लग रहा है, वो जो है हमें कम मात्रा में एहसास होता है, कम मात्रा में लगता है, जिसके कारण हम उसको खींच पाते हैं। लेकिन जब उसको धकेलते हैं तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है, दबाव ज्यादा लगता है। इस कारण से वह हमें खींचने की अपेक्षा ज्यादा कठिनाई भरा महसूस होता है, उसमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी खपत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं, परंतु इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। क्योंकि इसका स्पष्टीकरण ये होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है उसके बीच, वस्तु और सतह के बीच, और दाब कम हो जाता है, घर्षण कम होता है, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु में वेग दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। तो क्या ये सही है? गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है किनेटिक एनर्जी K = 1/2 mv²। m द्रव्यमान है, v वेग है। तो दूसरा कथन सही है, गतिज ऊर्जा के वेग के वर्ग के समानुपाती होती है, बिल्कुल सही है। और वो एक वस्तु में वस्तु के जो वेग को दोगुना कर दिया जाए, यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए, मान लीजिए v = 2v हो जाए, तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, यहाँ v है यानी 1v।
2 भी जब हो जाएगा तो इसका स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 परिमाण में आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पास कथन दोनों सही हैं, लेकिन ये स्पष्टीकरण, हाँ स्पष्टीकरण भी करता है, दोनों करता है, क्योंकि इसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो दोनों इसका स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर उपग्रह क्या होता है? भू स्थिर उपग्रह ऐसा उपग्रह होता है जो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, किलोमीटर हाइट पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, 36 किलोमीटर की हाइट पर स्थायी किया जाता है, स्थायित्व तो इसको प्रदान कर दिया जाता है, और उस हाइट पर वो पृथ्वी के समान उसके चारों तरफ परिक्रमा करने लगता है, पृथ्वी के चारों तरफ। तो ये स्थिर ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, और यहाँ से इसका पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है बिल्कुल क्षीण हो जाता है, और उस परिधि में वह पृथ्वी के चारों ओर निश्चित समयांतराल में अपना चक्कर लगाने लगता है। इसीलिए इसको स्थिर ऊंचाई कहते हैं। यहाँ जो है GSLV उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसके द्वारा हम ये जो यान है, पीढ़ी का नाम है ये, इसके माध्यम से हम इस जियो स्टेशनरी कक्षा में, इसको हम या यूं कहें GEO, ठीक है, जी स्टेशनरी ऑर्बिट। चलो आगे बढ़ते हैं। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। बहुत अच्छा सवाल है, हम लोग दैनिक जीवन में देखते ही हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? लोहे की कील पारे में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है, क्यों? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। बिल्कुल सही है ये, लोहे का घनत्व तो पानी से ज्यादा होता है लेकिन पारे से कम होता है। रीजन यही है कि वह पारे में नहीं डूबती और पानी में डूब जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो दोस्तों, एक तरल मतलब लिक्विड में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव का मतलब है अणुओं के बीच ससंजक बल। तरल में ससंजक बल कैसे? जैसे आप खाना पकाते होंगे, यदि उसमें आप जो ढक्कन है, कढ़ाई में आप ढक्कन जो ढकते हैं, उसमें देखिएगा कि जो वाष्प की बूंदें हैं इकट्ठा, छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं, और जब आप उसको उठाते हैं तो वो सारी बूंदें इकट्ठा होकर एक पानी की धार का रूप ले लेती हैं। यानी वो छोटी छोटी धाराएं मिलकर इकट्ठा क्या कर देती हैं? बूंदें बना लेती हैं। वही है ससंजक बल। ससंजक बल का मतलब होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, तो जैसे आप, ये गिलास है और इसमें पानी भरा है, तो ये पानी जिसकी कांच की दीवार से यानी गिलास की दीवार से जो चिपकेगा उसको हम आसंजक बल कहेंगे, यानी अलग अलग पदार्थों के बीच। लेकिन पानी और पानी के मध्य जो आकर्षण होगा उसको हम ससंजक कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच जो ससंजक बल है वह एक ही पदार्थ के बीच होगा, और यह तरल में पृष्ठ तनाव का कारण बनता है। इसीलिए जो वर्षा की बूंदें होती हैं गोलाकार होती हैं। ठीक है, वर्षा की बूंदें अपने आकार रूप में ग्रहण करती हैं ससंजक बल के कारण और पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी ध्वनि है जिसको इंसान नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि एक निश्चित आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी की तरंगों को ही मानव सुन सकता है। तरंगें तीन प्रकार की होती हैं आवृत्ति के आधार पर। एक होती है अश्रव्य यानी नॉन ऑडिबल, दूसरा होता है श्रव्य यानी ऑडिबल जिसको इंसान सुन सकता है, और तीसरा होता है पराश्रव्य। पराश्रव्य मतलब श्रव्य से परे, अश्रव्य मतलब श्रव्य किया ही नहीं जा सकता, श्रव्य का मतलब श्रव्य किया जा सकता है। अश्रव्य जो होती है वो 20 हर्ट्ज से क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है, और श्रव्य जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, 20,000 हर्ट्ज तक। और पराश्रव्य जो होती है 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज बराबर होता है 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति का मात्रक है। 20 के मतलब 20,000 हर्ट्ज। ठीक है,
हर्ट्ज का मतलब होता है कंपन प्रति सेकंड। तो पराश्रव्य तरंग जो है, पराध्वनि कहें या पराश्रव्य कहें, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 2 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, सॉरी, इसका है आंसर 2 किलो हर्ट्ज, ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, ये पराश्रव्य का है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके ही चमगादड़ अपने भोजन का शिकार करता है और जो उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं वो पता चलती हैं पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से। ठीक है, और भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग अन्य चीजों में किया जाता है, जैसे सोनार में, ठीक है, और अल्ट्रासोनिक में, ठीक है, और जो सोनोग्राफी है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। किस तत्व की विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी कौन प्रदर्शित करता है? तो जो चालकता है, विद्युत चालकता अधिकतम किसमें होती है? अधिकतम मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके, सबसे तेज गति से हो सके, वो है चांदी। इसीलिए ट्रांसफार्मर में चांदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। ये मान लीजिए प्रकाश किरण है, एक अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया, ठीक है, और प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है, ये अभिलंब है, प्रकाश किरण इसके लंबवत आपतित हो रही है, तब क्या होगा? तब परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण यही होगा, यानी परावर्तन का नियम ही है, परावर्तन का नियम ही है क्या? नियम क्या है? नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है? किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया, तल और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। तो जब ये किरण अभिलंबवत के सीधा इसके अभिलंबवत आपतित हुई तो कोई यहाँ कोण बनेगा ही नहीं। ऐसे ही परावर्तन का नियम कहता है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो ये किरण उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? लौटेगी, तो इसका जो कोण है वो उतना ही होगा, यानी 0 डिग्री ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, जैसे कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई, ये आपतन कोण है, ठीक, तब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, ऐसे तो ध्यान रखेंगे हम, इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री जब वो अभिलंबवत आपतित होगी। चलो आगे बढ़े। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? हम लोग टीवी चलाते हैं, टीवी में जो रिमोट का यूज करते हैं, रिमोट में कोई बटन दबाएंगे चैनल बदलेगा, उसकी स्पीड वॉल्यूम जो है कम तेज कर सकते हैं, उसमें कौन सी ऐसी जो विकिरण है वो यूज होती है? हमको दिखाई नहीं देती, ठीक है, लेकिन वो अवरक्त विकिरण है। इसकी तरंग दैर्घ्य इतनी ज्यादा होती है, इतनी लंबी होती है कि हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती हैं। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त। इसको इंफ्रारेड तरंगे भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।